प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्रधानमंत्री का खिताब जीत लिया है। एज ए पत्रकार आप किस तरह से इस पूरे मोदी काल को आपने देखा है, क्या समझा है आपने? मैं तो यही कहूंगा कि हम 12 साल में लगातार पीछे गए। नेहरू जी का जो विजन था, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वो तो कहीं नहीं है और उसकी शुरुआत ही हो गई थी नाली की गैस से। साइंटिफिक टेम्पर में, R&D में, रिसर्च में, साइंस में जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। गोबर से कुछ अच्छा बन सकता है तो वो पहले से था, और पहले से अगर उस पे काम नहीं हुआ तो वो भी होता, लेकिन साथ में साइंस के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। AI पे जब सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि हमने कुछ किया है या जो कॉन्फ्रेंस किया, तो वो बुरी तरह फ्लॉप रहा। उसमें जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, और माने अगर गलगोटिया ने कुछ किया तो वो एक चीज है, और वो एक आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को कह दे कि हमने तो उसको हटा दिया वगैरह वगैरह, लेकिन आपने किया क्या था वो तो वहां निकल के नहीं आया। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें पूरी सरकार जो है वो माने क्या बोलते हैं, आज के समय के अनुसार नहीं है। इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। AI को छोड़ करके आप योगा करें तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है, और मैं कहूंगा कि वो एक कमी रह गई। ना पब्लिक इंटरेस्ट है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ना सरकार की सेवा या सरकार का जो काम होता है वो सब कुछ नहीं है। सिर्फ पावर में बने रहने की कोशिश है, या कहिए कि उसके उपाय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 10 जून की तारीख थी और उसमें ये बात आई निकल कर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग प्रधानमंत्री का खिताब जीत लिया है और 12 सालों में उन्होंने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू को पीछे छोड़ दिया है। कहते हैं नेहरू ने 4,398 दिन काम किया था और मोदी जी का 4,399 दिन था 10 जून को लेकर। इसको लेकर आप मेन स्ट्रीम मीडिया को देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि क्या-क्या उन्होंने किया और कितने आगे देश को ले गए। लेकिन कुछ बातें हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आती हैं और शायद वो भी सच हो। समझते हैं कि एक तो बताया जा रहा है कि 12 साल में क्या-क्या किया और उससे देश को क्या-क्या मिला। एक नजरिया ये है, एक नजरिया और क्या है, 12 साल में क्या होना चाहिए था और क्या हो गया देश, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। आइए आज हम इसी को समझते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय कुमार सिंह जी हैं। संजय जी, ये 12 साल आपने पत्रकारिता की है, उससे पहले भी देखा है, तो एज ए पत्रकार आप किस तरह से इस पूरे मोदी काल को आपने देखा है, क्या समझा है आपने? मैं तो यही कहूंगा कि हम 12 साल में लगातार पीछे गए हैं हर मामले में। मतलब नेहरू जी का जो विजन था, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, वो तो कहीं नहीं है, और उसकी शुरुआत ही हो गई थी नाली की गैस से। और बाकी बड़े तमाम चीजें हैं, 2A भी एक्स्ट्रा आ जाता है वगैरह वगैरह सब। तो वहां से लेकर जो हम लोग धार्मिक, धर्म, आयुर्वेद, योगा, मैं नहीं कह रहा वो सब बुरा है, लेकिन बुरा है या कम है, जो उसको महत्व मिल रहा है वो ठीक है, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर में, R&D में, रिसर्च में, साइंस में जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ। तो मतलब अगर योग अच्छा है या गोबर से कुछ अच्छा बन सकता है तो वो पहले से था, और पहले से अगर उस पे काम नहीं हुआ तो वो भी होता, लेकिन साथ में साइंस के क्षेत्र में जो काम होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया कि कोरोना में गोबर लगा करके बैठ गए, और जो दवाइयां आई या जिनके विकास का दावा किया गया उस पे तरह तरह के सवाल हैं या तरह तरह के आरोप हैं। तो जो साइंटिफिक काम होना चाहिए था, R&D पे सरकार ने कुछ काम किया हो ऐसा दिखा नहीं, तो क्लेम भी नहीं है, क्लेम भी नहीं करती है कि हमने R&D के लिए कुछ किया है, जबकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्र। वैसे ही AI का मामला है। AI पे जब सरकार ने ये दिखाने की कोशिश की कि हमने कुछ किया है या जो कॉन्फ्रेंस किया, तो वो बुरी तरह फ्लॉप रहा। उसमें जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जो किया, और माने अगर गलगोटिया ने कुछ किया तो वो एक चीज है, और वो एक आप किसी एक इंस्टीट्यूशन को कह दे कि हमने तो उसको हटा दिया वगैरह वगैरह, लेकिन आपने किया क्या था वो तो वहां निकल के नहीं आया। तो एक इंस्टीट्यूशन ने अगर कुछ गलत किया या नहीं किया, या
उसका डेवलपमेंट नहीं दिखाई दिया, वो ठीक है, वो क्षम्य है। लेकिन वहां निकल के क्या आया, दिखाई क्या दिया कि आपने क्या किया था, वैसा कुछ दिखा नहीं कि एआई के क्षेत्र में भारत ने कुछ काम किया है, या एआईसी से एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मोदी जी ने जैसे कहा था कि आप आई कहते, तो अब एआई को आप आई कह करके ठीक है, पॉलिटिकल आप जिसको प्रभावित करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, वो दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें पूरी सरकार जो है वो माने क्या बोलते हैं, आज के समय के अनुसार नहीं है, इसको कहने में कोई दिक्कत नहीं है। और जो सरकार ने किया है वो आयुर्वेद के लिए किया हो, योग के लिए किया हो, वो अपनी जगह ठीक है, अच्छा हो सकता है, उस पे मैं बात नहीं करता। लेकिन जो किया जाना चाहिए था वो नहीं किया, और जो उन्होंने किया वो इस समय करने वाला नहीं था। अगर पहले नहीं हुआ था तो ठीक है, नहीं हुआ था, वो एक कमी है, मान लीजिए कि वो पहले नहीं हुआ था तो वो एक कमी है। तो उसको अगर आप कर रहे थे तो उसको नए वाले के कॉस्ट पे नहीं करना है। एआई को छोड़ करके आप योगा करें तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है, और मैं कहूंगा कि वो एक कमी रह गई। तो हमारे देश में तो चुनाव के संवैधानिक संस्थानें ये बड़ी मजबूत होती थी, ये अपना डिसीजन लेती थी और सरकार पे एक नकेल कसे रखती थी। लेकिन पिछले 12 साल में हमने जो देखा है वो हमारी संस्थाएं कहाँ पर पहुंच गई हैं, इसको भी लोगों को एक बार जानना जरूरी है सर। बहुत बुरा हाल है, और वो धीरे धीरे प्लान करके एक एक करके किया गया है। मतलब जैसे इलेक्शन में गड़बड़ी होती है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होती है, ईवीएम से गड़बड़ी होती है, ये सब आरोप थे। लेकिन अब ये प्रूव हो रहा है कि वो सब होते हैं। ईवीएम का बहुत बड़ा डिफरेंस, माने ईवीएम एक मैकेनिकल या साइंटिफिक चीज है जिसमें गड़बड़ी हो सकती है, संभावना है, चलिए मैं नहीं कहता हो रही होती है नहीं होती है, लेकिन उसका डिफेंस यही था कि वो सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में रहता है, इसलिए गड़बड़ी नहीं हो सकती। और अब पता चल रहा है कि सरकारी अधिकारियों को इतने अधिकार या पावर हैं कि उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जो मीनाक्षी नटराजन के केस में हुआ कि इलेक्शन ऑफिसर ने कह दिया कि खारिज तो खारिज, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं सुना। तकनीकी रूप से वो ठीक लगता है, पुराने नियमों के अनुसार ठीक है, लेकिन जो खारिज किया गया वो गड़बड़ है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैंने अब तो खबर यह है कि जिस जानकारी को नहीं देने के लिए इनका पर्चा खारिज किया गया वो केस ही खत्म हो गया। और अगर हम लोग न्यूज क्लिक वाले से कंपेयर करें तो न्यूज क्लिक में भी सजा हो गई, एफआईआर खारिज हो गया। यहाँ एफआईआर थी ही नहीं, और इनको सजा हो गई, सजा इन द सेंस कि वो मेंबर नहीं बन सकी राज्यसभा की, जो बनी जाती जीत ही जाती अगर इलेक्शन होता तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि सभी संवैधानिक संस्थाओं को पहले जो पावर था उसको मिसयूज किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो जो सिक्योरिटी दी है कि बाद में भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, वो इसलिए कि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए। इंडिपेंडेंट बनाने के लिए वो पावर देना तो ठीक हो सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट आपने बनाया नहीं बनाया वो तो दिखाई दे रहा है कि एसआईआर में उन्होंने क्या किया, या एसआईआर कैसे किया, क्यों किया, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक, या सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी राइट अपने अधिकार की बात करने वाले को कह दिया कि वो कॉकरोच है, पैरासाइट है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना डिस्करेज किया जा रहा है कि आप क्वेश्चन ही ना करें, आप जाए ही ना, आप अपने अधिकार के लिए बात करेंगे तो आपको कह दिया जाएगा कि आप कॉकरोच हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत डिग्रेड हुआ है, बहुत डिग्रेड हुआ है। और पहले ऐसे केसेस को मैंने स्वतः संज्ञान लेता था कोर्ट कि ऐसे मामले में क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अब स्वतः संज्ञान के तो मामले सुनाई ही नहीं देते, जो दो चार सुनाई दिए हैं या जो दो चार स्वतः संज्ञान लिए गए वो सब प्रो बीजेपी केसेस हैं। जैसे आरजी कार मेडिकल कॉलेज वाला केस, उस समय एक डॉक्टर की ऑन ड्यूटी हत्या हो गई, ठीक है, गंभीर मामला है, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई की, कल्प्रिट को पकड़ लिया। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि और भी बड़ा मामला था, बहुत कुछ था, सीबीआई से इंक्वायरी हुई, कुछ निकल के नहीं आया। और बाद में पता चला कि जो लेडी डॉक्टर थी जिसकी डेथ हुई थी वो बीजेपी की कैंडिडेट हो गई, बीजेपी ने उसको टिकट दे दिया, वो जीत भी गई इलेक्शन। तो उसमें पॉलिटिक्स था, अब तो कहने में कोई दिक्कत नहीं है, उस समय नहीं रहा होगा लेकिन अब तो था। तो एक मामले को पॉलिटिकल बनाया गया, वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की गड़बड़ियां होती रही हैं, सीबीआई से उसकी इंक्वायरी कराई गई और सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था उस मामले में
जबकि स्वतः संज्ञान पब्लिक इंटरेस्ट वाले मामले में लिए जाने चाहिए। और अब हम कह सकते हैं कि वो तो बीजेपी का मामला था या बीजेपी उसको एनकरेज कर रही थी, बढ़ा रही थी, जो कुछ भी है। तो जो संवैधानिक संस्थाएं हैं सब, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले ये नहीं देखा जाता था कि प्राइम मिनिस्टर सुप्रीम कोर्ट के जज से मिले किसी फंक्शन इवेंट में भी, मतलब बैडमिंटन मैच तो बिल्कुल ही नहीं होता था, हमने नहीं सुना था कभी। लेकिन अब जो है, एक बार प्राइम मिनिस्टर चले गए चीफ जस्टिस के घर, एक बार जाके पूजा कर लिया, सॉरी घर नहीं, एक बार एक फंक्शन में मिले, एक बार जाके पूजा कर लिया। और अब जो मैच में खेलने की बात है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आया है लॉ मिनिस्ट्री से कि फोटो पुरानी है। पुरानी है मतलब पहले खेलते थे, पिछले साल की है तो पिछले साल खेला था, अगर 4 साल पुरानी तो 4 साल पहले खेला, और 2014 से पहले की तो नहीं है। तो फोटो जस्टिस के बने, सॉरी लॉ मिनिस्टर के साथ, जो उस समय लॉ मिनिस्टर हो सकता है नहीं होंगे, उनके साथ चीफ जस्टिस, अभी जो चीफ जस्टिस है उस समय चीफ जस्टिस भी नहीं होंगे, बैडमिंटन खेल रहे हैं। ये पहले नहीं होता था। और फैक्ट ये है कि मिनिस्टर के साथ खेल ही रहे हैं, खेला ही था, पिछले साल खेला था। और इस बार अगर लॉ मिनिस्टर नहीं गए हैं लंदन तो किरण रिजिजू गए हैं। किरण रिजिजू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, लॉ मिनिस्टर रह ही चुके हैं, उनको क्यों हटाया गया सबको पता है, सारी बातें क्लियर है। तो उसमें इस कॉन्ट्रडिक्शन का भी कोई मतलब नहीं है, या सरकारी स्टेटमेंट जो आया कि नहीं वो नहीं खेल रहे हैं और खबर गलत छपी है या हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। तो सरकार इस लेवल पे काम करती है कि एक तो गलती करती है, गलती इन द सेंस की वो सिर्फ गलती नहीं है, उसको और भी कुछ कहा जाना चाहिए, मैं अभी गलती ही कह रहा हूं। और दूसरे, जब बदनामी हो जाती, अव्वल तो मीडिया पूरी तरह कंट्रोल है, पहले ये सब पहले पेज की खबर होती, हंगामा होता, ये तो कई दिनों बाद छपा, लंदन जाने पहले ही छप जाता कि जा रहे हैं, और शायद जाना ही कैंसिल हो जाता। तो ये सब नहीं हुआ। जब वो चले गए और तब खबर छपी तो सरकार उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, और मीडिया हाउसेस का ये हाल है कि न्यूज क्लिक को बिना मामले के फंसा करके उनको न्यूज देने लायक नहीं छोड़ा गया था। तो वो न्यूज दे नहीं सकते, और जो न्यूज दे रहा है उसको आप झूठ बोल रहे हो, जबकि वो झूठ नहीं है। और आप ही के स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि वो झूठ नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल इनएक्यूरेसी है, तो वो इनएक्यूरेसी होगी, जब आप बताओगे नहीं तो इनएक्यूरेसी होगी। अगर आप बता रहे होते, आपने खुद बताया होता, तो वो इनएक्यूरेसी नहीं होती। आप बताओगे नहीं, छिपा रहे हो, और जब खबर छप गई तो आप उसमें गलतियां ढूंढ रहे हो, कोई भी ढूंढ देगा। जब आप बताओगे नहीं और इधर उधर से खबर कलेक्ट की जाएगी तो जाहिर है उसमें गलती हो सकती है। तो ये अब सरकार कर रही है, और पीआईबी का काम फैक्ट चेक करना नहीं था, पीआईबी खबर देती थी। तो आप खबर नहीं दे रहे हो, और जो खबर छप जा रही है उसको फैक्ट चेक करवा के कह रहे हो कि पीआईबी ने चेक करके कहा कि ये खबर गलत है। तो बहुत बदल गया है, और बुरी तरह बदल गया है, जिसमें ना पब्लिक इंटरेस्ट है, ना एडमिनिस्ट्रेशन है, ना सरकार की सेवा या सरकार का जो काम होता है वो सब कुछ नहीं है। सिर्फ पावर में बने रहने की कोशिश है, या कहिए कि उसके उपाय है। सर हम ये भी समझना और भी चाहेंगे कि बताइए। अगर हाँ, ये मोदी जी के 12 साल देखे जाए तो हमने मतलब कि हमारा भी अच्छा खासा वक्त हो गया है। किसी प्रधानमंत्री को इतना मतलब कि एक अमेरिकी राष्ट्रपति से इतना उसके सामने खामोश रहना, उसकी किसी बात का जवाब मत देना, हमारे लोग भी मारे जा रहे हैं, सब हो रहा है, हमारे बच्चे हथकड़ी से वापस भी आए, उस पर भी HB1 वीजा, टैरिफ, हर चीज पे देखा गया है। तो आपने कभी ऐसा पहले भी देखा है कि ये इसी काल में चला है, ये सब चीजें उपलब्धि को नहीं गिनेंगे? है, बिल्कुल नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता था, और कोई करने की सोचता भी नहीं था। और प्रधानमंत्री या सरकार के लेवल पे तो छोड़िए, मीडिया ही निपटा देता था ऐसे मामले। ऐसे मामले अखबारों में इतनी खबर छप जाती थी कि वैसे ही परेशान हो जाते थे, और अमेरिकन एम्बेसी वालों को आके कहना पड़ता कि ये क्या छाप रहे हो। यहाँ उल्टा हो रहा है कि खबर ही नहीं छप रही है। और जब आपने वो जो 3 नाविक मारे गए सेलर्स, आपने उसको कॉन्डेम नहीं किया, इनके परिवार वालों को शोक संदेश नहीं भेजा, और जब उसकी बड़ी आलोचना हुई सोशल मीडिया पे भी, तो अब आप कह रहे हो कि हमने उसको बुला करके कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। माने एकदम डरते डरते, या मतलब आप कहिए कि आप बोलना ही नहीं चाहते हैं, बहुत मजबूरी में बोल रहे हैं, इस तरह का मामला है कि किसी नेताजी ने आपके बच्चे को पीट दिया तो आपकी हिम्मत ही नहीं है, तो आप उसके किसी चमचे को कह रहे हैं कि यार नेताजी से कहना कि हमारे बच्चे को ना पीटे, या पीट दिया तो कम से कम इलाज तो करवा दे, इस टाइप का मामला है। तो इस तरह से कह रहे, और ये बहुत ही खराब स्थिति है, और सिर्फ इस कारण है कि एप्स्टीन फाइल। माने बेशक
राहुल गांधी ने कॉम्प्रोमाइज कहा है और जो सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं वो सारे उससे प्रभावित हैं, हरदीप पुरी इंक्लूडेड। हरदीप पुरी को अचानक आईएफएस से रिटायर होने के बाद नौकरी क्यों दी गई? पता चलता है वो हरदीप पुरी वो एप्स्टीन के पास गए थे और एप्स्टीन इंक्लूडेड ट्रंप भी वहां जाते थे, ट्रंप का भी वहां नाम है, तो वह दोस्ती इनकी जो है, अब की बार ट्रंप सरकार जो सब कहा तो दोस्ती वहां से थी, वो प्राइम मिनिस्टर होने से पहले की थी और एप्स्टीन वहां जाते थे। सारी चीजें मिला करके बताते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है और चूंकि वो सब अमेरिका के पास ही है तो हो सकता है इसलिए परेशान हो। क्यों परेशान है वो पता नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं वो परेशानी दिखाई दे रही है और इसमें सरकार में बने रहने से ही बच सकते हैं, वरना सब खुल के सामने आ जाएगा। इसलिए सरकार में बना रहना है और सरकार में बने रहने के लिए, जैसे आप शिखर पे पहुंच गए एक टावर पे, तो जरा सा भी इम्बैलेंस होगा तो आप गिर जाएंगे। वहां वो 12 साल से बने हुए हैं, तो अब उनको ये डर लग रहा है कि जरा भी इम्बैलेंस हुआ और गिरे तो फिर संभलना मुश्किल होगा, क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पे हैं। तो वो इसलिए उसमें बने रहने की कोशिश करते हैं। कोई जरूरी नहीं था कि मीनाक्षी नटराजन वाले केस में आप जीतने के लिए ये सब करते। एमएलए खरीद के जैसे करते हैं वैसे कर लेते हैं, वो तो करते ही हैं, सबको पता ही था। वो जीत जाते तो जीत जाते, हार जाते तो हार जाते। लेकिन जो इन्होंने किया या करवाया वो इसलिए कि हम दिखाना था कि हम मजबूत हैं, हम मजबूत हैं ये दिखाना था। और उस दिखाने के चक्कर में पूरी पोल खुल गई कि आप कैसे कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हो या आपने कैसे कैसे लोगों को रखा है जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। नहीं तो ये सब होने का कोई मतलब नहीं था। और जैसा मैंने कहा कि उनको तो सजा हो गई और केस अभी एफआईआर नहीं है और जबरदस्ती का था कि आपको बताना है, क्या बताना है क्या नहीं बताना है, सब पहले से क्लियरली डिसाइडेड है और ये बने, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और अगर बताना इतना ही जरूरी था तो प्राइम मिनिस्टर के एफिडेविट में लिखा हुआ है नॉट नोन नॉट नोन नॉट नोन। वाइफ के रिलेटेड जितने भी कॉलम है, इनकम, पैसा कहां से आता है, कितना जेवर है, सब में नॉट नोन लिखा हुआ है। तो अगर उनको अलाउ किया, मुझे नहीं लगता किसी और को अलाउ किया जाएगा। अगर कोई और भी डिवोर्सी है या वाइफ के साथ नहीं रहता है तो किसी को अलाउ किया जाएगा नॉट नोन लिखने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को अलाउ किया गया है। और अगर इनको पता नहीं था और इन्होंने या पता था नहीं लिखा तो इनका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गया। और जब ये कहा गया कि पीएम ने भी नॉट नोन लिखा है तो कह रहे कि नहीं, इनका बीजेपी की तरफ से ये कहा गया है, बीजेपी के फेवर में लोगों ने कहा है कि इनका नॉट नोन वाला केस नहीं है, क्योंकि इन्होंने जवाब दिया था। अरे नॉट नोन का मामला और नोन का मामला है ही नहीं, जो मामला है वो लिखना है। और जब आप कह सकते हो कि नॉट नोन, तो उनको जो नहीं पता था नहीं लिखा। अब आप कह रहे हो पता था, तो पता होने या नहीं होने का तो मामला ही नहीं है। उनको लिखना है कि कौन से मामले लिखने हैं, वो डिफाइंड है, वो वाला मामला नहीं था। और जो लिखना है वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिखा है, तो आप कह रहे हो कि इन्होंने इनको लिखना चाहिए था क्योंकि इनको पता है। उनको तो नहीं पता है इसलिए उन्होंने नहीं लिखा। तो बिल्कुल केस को बदल दिए, घुमा दिए। तो इस तरह का काम चलता है और यही सब हो रहा है। सर, सत्ता पे रहने के लिए हमने एसआईआर देखा और फिर हम देखते हैं कि एसआईआर से जीतने के बाद भी जो विपक्षी पार्टी होती है उनपे क्या ऐसा मंत्र हो जाता है कि वो इलेक्शन में तो एक तरफ बीजेपी और मोदी जी की बुराई करती हैं और इलेक्शन हारने के बाद एकदम सब तारीफ और उस तरफ हो जाता है पूरा। आपने देखा और टीएमसी में देखा। ईडी सीबीआई का असर, ईडी और सीबीआई के असर से जब आप जीत गए तो मैंने आपने अपना पावर डिस्प्ले कर दिया। भाई आप इतना नहीं कर सकते हो कि हमें हरा दोगे। हमें 80% मिलता है, 20% पे हो, आप हमें नहीं हरा सकते। तो आपने एसआईआर करा करके हमारे सारे वोटर्स को हटवा दिया। फिर आपने ऑफिसर्स को बदल करके जो हमको वोट देता उनको वोट नहीं देने दिया, एंड सो ऑन। और तमाम सारे उपाय करके आप जीत गए। अब आप उस जीत को सही साबित करने के लिए हमें डरा रहे हो कि हम बोले नहीं कि क्या क्या गड़बड़ी हुई है जो हमें पता है। तो उसको डराना है, और डराने के लिए आप जो कर रहे हो उसमें अगर आदमी कोई डर जा रहा है, या कौन नहीं चाहता है कि सिंपल लाइफ हो, कौन चाहता है रोज पुलिस आए, ईडी आए, और कौन रोज क्लैरिफाई कर सकता है। अगर मीडिया में रोज छप रहा है कि उनपे ये केस है, जैसे प्रवीण पुरकायस्थ पे छपा कि ये मामला है, उन्होंने इससे पैसे ले लिए, ये कर दिया, एफडीआई का रूल्स तोड़ दिया वगैरह वगैरह, तो वो कितने लोगों को क्लैरिफाई करेंगे। और सब अखबारों में सारी खबरें छप रही थी। तो जाहिर है कोई भी शांति चाहेगा, ठीक है, उन्हें वो लड़ते रहे, लेकिन ज्यादातर आदमी शांति चाहेगा तो ज्यादातर लोगों ने ऐसा काम ही नहीं किया। नहीं तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई ऐसी बड़ी चीज तो है नहीं।
इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना मुश्किल है, लेकिन आप अपने 2-4 रिश्तेदारों परिचितों तो कह ही सकते हो कि यार 2-4 10-20 लाख हमारे पास लगा दो और हम कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, कमाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में हिस्सा बांटेंगे। हो सकता है नहीं कमाए तो घाटा हो जाए तो तुम्हारे पैसे वापस करने की कोशिश करेंगे। इतना तो तमाम लोगों के इतने रिलेशन है कि इस तरह से पैसे लेकर के कोई ना कोई बिजनेस कर सके, खास करके तब जब आपके पास नौकरी नहीं, या आप देख रहे हैं कि आपके कई कुलीग्स को, फ्रेंड्स को, जूनियर्स को नौकरी की जरूरत है, तो कई लोगों ने किया होता। लेकिन इन्होंने जब इनको परेशान किया तो कोई भी सिंपल जीवन के लिए कि कौन भाई झंझट में पड़ने जाए, नहीं करेगा, ये सब नहीं किया, तो उस सब का नुकसान देश को हो रहा है और सरकार को फायदा ये हो रहा है कि खबरें नहीं छप रही उसके खिलाफ। तमाम सारी खबर, आज मुझे याद आया कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री होते थे, उनके खिलाफ हजारों करोड़ का जमीन खरीदने का वो था और कहा गया था कि वो गांजा की खेती करना चाह रहे थे, क्या करना चाहते, उनको हटा दिया गया सेंटर से और स्टेट में शायद मिनिस्टर अभी भी हैं। एक्शन कुछ नहीं हुआ और अभिषेक बनर्जी के घर छापा पड़ रहा है अभी भी। तो आप डरा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी के घर आज की खबर है सुबह की कि उनके घर 3 बजे पहुंची छापा मारने वाली टीम और 5 बजे वो घर पे नहीं थे। 5 बजे ताला वाला तोड़ करके उनके यहाँ तलाशी शुरू की गई। 1.5 घंटे तलाशी चली और घर में कुछ नहीं मिला। सीजन मेमो में लिखा नील नील नील। इससे पहले ममता बनर्जी के घर पे छापा पड़ा था, वो वहां नहीं थी घर पे, तब छापा पड़ रहा है। मैंने बिल्कुल पहले कभी नहीं सुना गया कि किसी के घर में लॉक हो और छापा पड़ जाए। घर बंद है तो छापा आप तोड़ करके किसी के घर में छापा कैसे मार सकते हैं? उसके प्रेजेंस में मारेंगे। और बंद है तो आप खड़े रहिए, कुछ निकालेगा नहीं, निकाल नहीं सकता है जो आप छापा मारे। खड़े रहिए, उसको बुलाइए, उसके सामने तोड़िए। तो ये सब कुछ नहीं किया गया। एक सिपाही की ड्यूटी लगा दीजिए या एक आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी लगा दीजिए, जो चाहिए, लेकिन उसका प्रेजेंस तो जरूरी है, मॉरली, पर लीगली मैं नहीं जानता क्या है। तो ये सब नहीं करके आप अभिषेक बनर्जी के घर में ताला तोड़ करके चेक कर रहे हैं। और ममता बनर्जी के यहाँ जब सीजर 000 नील 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 था तो वही अभिषेक बनर्जी के यहाँ भी हुआ। तो जाहिर आप डरा रहे हैं या अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं। तो जब ये सब होगा और कुछ लोग चले जाएंगे, मतलब कीर्ति आजाद ने लिखा है कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई और सिक्योरिटी का पता है कि लोगों ने मार दिया, कल्याण बनर्जी को पत्थर मार दिया था, अभिषेक को कितनी बेइज्जती की, मारा पीटा सब किया है। तो इस हालत में लोग अगर चले जा रहे हैं तो उनकी कोई गलती नहीं है, डर से कोई भी जाएगा, नहीं जाना चाहिए, वो सब अलग चीज है। लेकिन इतना जान लगा के कौन पॉलिटिक्स करता है? या अगर अरविंद केजरीवाल नहीं गए या मनीष सिसोदिया नहीं गए और जेल नहीं जाते, या राघव चड्ढा नहीं गए, तो राघव चड्ढा ही ना फायदे में है अभी। मनीष सिसोदिया को क्या मिला है, अरविंद केजरीवाल को क्या मिला जेल जाने का? तो ये हालत है। और पॉलिटिकल फायदा जो पहले हो सकता था कि हम जेल जाएंगे या हमें इनने परेशान किया तो कोई फायदा होगा, उसका भी स्कोप नहीं है, क्योंकि बीजेपी हारेगी ही नहीं, कभी सत्ता ही में रहेगी, हमेशा बीजेपी के ही लोग रहेंगे। तो जो लोग हार जा रहे हैं, थक जा रहे हैं राघव चड्ढा की तरह, तो वैसे बहुत लोग हैं। तो कोशिश चल रही है, हालांकि ये तृणमूल वाला तो अभी तक नहीं हुआ है और लगता नहीं है कि हो पाएगा, तो देखा जाए, वो अलग मामला है। लेकिन जिस ढंग से सीबीआई, ईडी से या गवर्नमेंट पावर से डराया जा रहा है वो बहुत ज्यादा है। और उस कारण अगर कोई डर रहा है तो मैं उसके साथ हूँ, मेरी सिंपैथी उसके साथ है जिसको डराया जा रहा है। और वो सबके लेवल में अलग अलग होता है कि कौन कितने पे डर जाएगा या कितने पे टूट जाएगा। सर, हम लोगों ने पॉलिटिकल भाषा सुनी है, कई बार इस तरह से हो जाता है, लेकिन अब जो पिछले 12 साल में हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर के बैठे हुए जो नेता लोग हैं जिन्हें जनता चुनती है, वो किस तरह की भाषाएं यूज करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी खुद जिहाद और इन सब के नाम लेते हैं, तो ये तो एक अलग ही स्तर पर राजनीति भी जा रही है चीज। नहीं, मैंने लोगों ने चुना है, प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी ही थी। मैं तो कहूंगा कि प्रधानमंत्री के बनने के बाद और रोज रोज ये बताए जाने के बाद आप प्रधानमंत्री हैं, वो अब कुछ कम बोल रहे हैं, या जब उनको पुछला सुना दिया जा रहा है, वो जो पहले बोल चुके हैं वो जब सुनाया जाता है तो मुझे लगता है कि अब वो कम बोल रहे हैं। लेकिन उनको चुना इसीलिए गया था, उनको इन्हीं भाषाओं के लिए चुना गया था, उनकी यही क्वालिटी है। वो इसीलिए चुने गए हैं कि वो कहते थे कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है, हम संतुष्टीकरण करेंगे। काम एक ही है, तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण। तो आप अपने वाले को संतुष्टीकरण कहिए, उनके वाले को तुष्टीकरण कहिए, और वो यही सब कहते रहे, कांग्रेस भ्रष्ट है, सोनिया गांधी के पास सबसे ज्यादा पैसा है, ये सब खबरें छप चुकी है, सब कुछ आरोप लगा चुके हैं और कुछ भी साबित नहीं हुआ। अगर किसी भी मामले में कोई दम होता तो राहुल गांधी अभी तक बाहर रहते। जाहिर है किसी में कोई
राहुल गांधी को छोड़िए, रॉबर्ट वाड्रा का इन्होंने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं। जाहिर है कुछ केस नहीं है। और नेशनल हेराल्ड का मामला क्या है, कैसा है, समझने की जरूरत है। क्यों, अगर उसमें कुछ दम होता तो ऐसा नहीं है कि उसमें तारीख पे तारीख पड़ती रहती, और तारीख पे तारीख वहां पड़ती है जहां बीजेपी वाले गलत जीत जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में फैसला जो है स्टे हो जाता है, और फिर फैसला आता है कार्यकाल खत्म होने के बाद। एक अभी मैंने लिखा था, बीजेपी की एक एमपी थी जो 10 साल उनका शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट जो है वो डाउटफुल था, 10 साल तक उनकी इंक्वायरी नहीं हुई, और वो 10 साल एमपी रही। एक बार तो जीती गई, दोबारा भी जीत गई, और दोबारा भी उनको टिकट दिया गया था, दोबारा भी जीत गई, और इंक्वायरी नहीं हुई। तो ये बीजेपी के लिए होता है, बाकी के लिए तो नहीं होता है। तो राहुल गांधी के केस में अगर कुछ होता तो राहुल गांधी बाहर नहीं रहते, और जब था तो उनके मेंबरशिप तक चली गई थी, तो जाहिर है नहीं है। लेकिन ये सब झूठ बोल बोलकर, ये सारा एलिगेशन लगा करके इन्होंने कांग्रेस को बदनाम किया है, और यही करते रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट हुए हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि जो बोलते थे वो झूठ था या गलत था, लेकिन अब लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। अब जनता कुछ कर नहीं सकती, जनता बोल रही है, रो रही है, भुगत रही है, तो अब इनके पास कुछ है नहीं। सर अब तो ये नेताओं के भी पर्सनल चीजों पर आ गए। हमने यूपी में देखा, अखिलेश यादव की बच्ची पर नाम लगाया जा रहा है, उसको कैश किया जा रहा है। और जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी तो हम लोगों को मीडिया में इस तरह से तस्वीरें लगाई गई, केजरीवाल ये कह रहे हैं, ममता बनर्जी ये कह रही है, शरद पवार ये कह रही है। लग रहा था कि शरद पवार ने लगाई है, ममता बनर्जी ने लगाई है। और दिल्ली के लुटियंस में जहां पर अगर आप एक पेपर लेके चले जाएं तो पुलिस आपको रोक ले, और वहां पर रात में पूरे बैनर लग जाते हैं। तो पूरा सिस्टम अब इस तरह से होता ही चला जा रहा है, एक विपक्ष की भूमिका। मैंने मुझे याद है कि पीएम के खिलाफ कुछ पोस्टर आम आदमी पार्टी वालों ने लगवाए थे, तब पोस्टर वोस्टर तो दिल्ली पुलिस से हटवाया गया था, और जिस प्रेस में छपा था उसके खिलाफ भी एक्शन हुआ था कि नियम है कि जो प्रेस छापेगा उसका नाम पता उसमें लिखा होना चाहिए था। उसने नहीं छापा था तो उसको लोकेट करके उसका पता लगा करके उसको भी परेशान। ये एक तरफ हुआ, और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन का जब ये कॉन्फ्रेंस था या जो मीटिंग हुई, उसके एक दिन पहले ये पोस्टर लगवा दिए कि किस किस ने इनके खिलाफ कहा। वही सारी बातें तो मोदी जी के खिलाफ भी बहुत सारे लोगों ने कहा है जो उनके साथ हैं, जो अगले दिन आ गया था। इन्होंने 4 लगाए थे, 4 लोगों के लगाए थे, वो अगले दिन 6 लोगों के आ गया जो मोदी, उसमें कपिल मिश्रा नहीं थे अपने। तो लेवल वो पहुंचा दिया गया है, और चूंकि काम नहीं करना है तो आप इसी तरह की चीजों में फंसे रहते हैं या फंसाए रहते हैं। अगर आप काम कर रहे होते तो जाहिर है उसकी बात कर रहे हैं, आप काम कर नहीं रहे हैं। आप चाहते नहीं कि किसी तरह हार जाए, मैंने पहले राहुल गांधी को आप पप्पू साबित करने में लगे रहे, वो नहीं हुआ, तो अब आप कह रहे हैं कि उनके साथ वाले जो हैं वो भी उनके साथ नहीं है, और इसी तरह की बातें करते रहे। राहुल गांधी का ये भाषण काफी चर्चित हो रहा है जो उन्होंने अभी इंडिया गठबंधन की मीटिंग में दिया था, जिसमें उन्होंने जो बोला है, मतलब उन्होंने बहुत अंदर से अपने मन की बात कही है। उससे आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, उसको अच्छा खराब कह सकते हैं, वो सब अपनी जगह है। लेकिन उसमें जो उन्होंने फैक्ट कहा है उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो फैक्ट है और सबको पता है, दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका भी मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के चूंकि राहुल गांधी को आप और तरह से काउंटर नहीं कर सकते, आपके पास अपनी अच्छाई बताने के लिए नहीं है, तो आप ये सब कर रहे हैं, और करने के लिए जो पावर है आपके पास उसको यूज और मिसयूज दोनों कर रहे हैं। कि अगर आपके खिलाफ लग जाएगा तो आप उसको हटवा देंगे, एक्शन लेंगे जिसकी जरूरत नहीं है, जिसका कानून में कोई प्रोविजन नहीं है, जो नहीं लिया जाना चाहिए, और खुद को जरूरत होगा तो आप लगवा देंगे, और रातों रात लग जाएगा, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। तो गलत हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये छिपाते भी नहीं है। मतलब अब होर्डिंग लगा के बता रहे हैं कि हमने ये किया है, और जाहिर है वो होर्डिंग उसमें नाम लिखा हो नहीं लिखा हो, एक्सेप्ट करें ना करें, वो राहुल गांधी ने तो नहीं लगवाए होंगे, या इंडिया गठबंधन ने तो नहीं लगवाया होगा, तो जाहिर है जिसने भी लगवाया उनके लिए लगवाया, सामने है नहीं है। तो ये सब चल रहा है, और वो वही है कि सोरोस ने किसको कितना पैसा दिया वो तो घंटे भर में पता चल जाएगा, लेकिन 2019 में पुलवामा कैसे हुआ वो नहीं पता चलेगा, और तमाम चीजें नहीं पता चली, आज तक नहीं पता चली। तो ये चल रहा है। अब इसमें ये तो लोगों को देखने समझने की चीज है कि कितना उनका भला हो रहा है, कितने हिंदुओं का भला हो रहा है जिसके लिए उन्होंने चुना था। तो वो अपना सोचे, अपना बताएं। हम तो पहले भी उनके खिलाफ थे और अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो जिन्होंने चुना था वो देखे कि उनका कितना काम होना है। मैं तो जानता था कि इनसे कुछ होना जाना नहीं है, या ये कुछ करेंगे नहीं, कि नियत ही नहीं थी करने की, ये शुरू से बहुत क्लियर था। और देखिए कि पहले बीजेपी का ऑफिस बना है और वो कितने साल में बन गया था,
और उसके बाद इनका प्लान बना कि देश भर में बनाएंगे, 500 से ऊपर ऑफिसेस बनाने थे इनको, जो बन गया, सब लगभग कंप्लीट हो गया है, पूरा प्रोजेक्ट था। तो अब लेकिन अब इनके साथ मजबूरी ये है कि सत्ता छोड़ नहीं सकते, छोड़ेंगे तो फिर उसकी इंक्वायरी होगी जो अभी तक किया है, तो इसलिए छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए इनको सारा गड़बड़ करना है। तो अब ये अपने ही बुरे जाल में फंस गए हैं। तो देखिए क्या होता है, उसी में चलते रहते हैं कि जाल में फंसे ही रहते हैं कि क्या होता है, या लोग निकाल पाते हैं। अब निकल तो वो खुद नहीं सकते हैं, निकालना तो बाहर वालों को ही है, जो जाल के बाहर है या जाल में नहीं है। तो वो देखिए, वो देखना है कि क्या होता है, कैसे होता है। सर बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर आई थी, अभी 12 साल के बाद राम के जो गुल्लक है वहां से चोरी और इस सब चीज के आरोप लगा रहे हैं। एक सरकार होती कहती कि अच्छा अगर ये आरोप लगा इसकी जांच होगी और जो भी होगा दोषी उसको पकड़ा जाएगा, ये एक सरकार का काम होता है। लेकिन यहाँ पर जब भी हमने देखा है कि वो डिफेंड करने लगते हैं और जो आरोप लगाता है उसी को दोषी बना दिया जाता है। तो सर ये क्या मतलब कि ये कई बार यही हो चुका है? ये पहले भी हो चुका है, बिल्कुल पहले भी हो चुका है। और राम मंदिर आंदोलन में जो लोग एक्टिव थे वो कहाँ हैं, अब देख लीजिए सबको। तो राम मंदिर आंदोलन का इस्तेमाल किया गया बीजेपी को पावर में आने के लिए, लोगों ने सपोर्ट किया, और जो लोग सपोर्ट किए उसमें किसी को इनाम मिला, किसी को नहीं मिला, वो देख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोग, जो लोग एक्चुअली मंदिर बनाना चाहते थे, वो कहाँ है पता नहीं। और जिन लोगों ने पैसे चोरी किए उनको डिफेंड किया जा रहा है, तो मतलब जाहिर है कि जो लोग एक्चुअली आंदोलन कर रहे थे उनको आपने अलग थलग कर दिया। और अगर पैसे की बेईमानी का आरोप है और आप उसको इंक्वायरी नहीं करा रहे, तो जाहिर है इनके जरिए आपने उनको विस्थापित किया है, जो लोग आंदोलन कर रहे थे या जिन लोगों ने काम किया। तो एक तो जिन लोगों को लगता था कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, मैंने वो सही गलत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जिनको लगता था कि मंदिर है और वो ब्रेन वॉश किया गया था, उनको वैसे कन्विंस कर दिया गया था कि मंदिर होना चाहिए। था कि नहीं था वो भी बात की बात है। अगर था भी तो ये मान लेने में क्या दिक्कत था कि अभी जो है सो रह जाए, जैसा कि 91 में फिर कानून बना कि जो जैसा पूजा स्थल जैसे है उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये पहले भी बन सकता था, और पहले भी यही सोचना मानना चाहिए था कि 1947 से पहले जो था वही रहने दे। तो ये सब इन लोगों ने मंदिर बनाने की बात की, तो अगर किसी कारण से इन लोगों ने किया तो उसका यूज किया गया हिंदू सेंटिमेंट्स को उभार कर बीजेपी के आरएसएस को पावर में आने के लिए। और वो पावर में जब आ गए तो मंदिर का मुद्दा ही ना बना रहे, या ये ना हो जाए कि भाई मंदिर तो बन गया, अब क्या जरूरत है, अब हम चले, अब हम अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा का काम करें जो करते थे। तो नहीं, सत्ता में रह के अब तो पैसे कमाने हैं ताकि आरएसएस और आगे 100 साल उसका काम हो सके। तो वो अब काम कर रहे हैं, और उसमें जो लोग मंदिर से इंटरेस्टेड थे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। और चूंकि मकसद अब पैसा कमाना है, पहले था नहीं था मैं नहीं जानता, लेकिन पहले भी पैसे कमाने में गड़बड़ी हुई है और अब भी हो रहा है। अभी भी जो सारे काम हो रहे हैं उसकी प्रायोरिटी कौन तय करता है पता नहीं, लेकिन मोटा मोटी काम वही हो रहे हैं जिसमें कमीशन ज्यादा है। नहीं तो अस्पताल आप खोलेंगे, आयुष्मान योजना में इंश्योरेंस स्कीम क्यों चलाएंगे, और ऐसे सही कई सारे हैं। सरकार का काम अस्पताल बनाना होता है, तो सरकार अस्पताल नहीं बना रही, इंश्योरेंस दे रही है। जब अस्पताल ही नहीं तो इलाज कहाँ होगा। और सरकार जो पैसा इंश्योरेंस में दे रही 2 लाख रुपए में, तो मैक्स फैक्स में तो 50,000 में एडमिशन होता है, और एक दिन का बिल 50,000 से ज्यादा होता है। तो लेकिन सरकार इंश्योरेंस करवा रही है, तो सरकार को अस्पताल खोलना चाहिए। सरकारी अस्पताल जाहिर है अच्छे होंगे, जैसा एम्स है। तो एम्स बनाने की बात का हम लोग देख रहे हैं कि बिल्डिंग और गेट ही बनता है, बाकी तो अस्पताल बनते नहीं है। तो ये बहुत बुरा हाल है, और ये सरकार ऐसी ही है। और अब तो छिपा हुआ भी नहीं है, और अब किसी को गलतफहमी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार को उससे मतलब नहीं है, सरकार भी जानती है कि अब तुम मेरा क्या कर सकते हो, अब तो हम हैं और हम जो चाहेंगे वही होगा। और लगभग उसी अंदाज पे काम हो रहा है। अब ये जनता को तय करना है, या जिन्होंने वोट दिया था, या जो अभी भी समर्थन कर रहे हैं, कि वो किस लिए समर्थन कर रहे हैं, और वो सरकार जो है अभी सत्ता में वो उनका या देश का किसका भला कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो अपना कर रही है, जैसे पैसे अपने लोग कमा रहे हैं। मैंने अगर अपने लोग पैसा कमा रहे हैं या गबन कर रहे हैं तो वो भी बहुत सीरियस इशू है। लेकिन वो सब इशू नहीं है, क्योंकि प्रोपोर्शनेटली हिस्सा शायद चला जाता है, तभी तो बीजेपी को इतने पैसे मिलते हैं। पहले जब बीजेपी का वो बॉन्ड वाला जो मामला था, क्या नाम था उसका, इलेक्टोरल बॉन्ड, तब मोदी जी ने, सॉरी अमित शाह ने कहा था कि हमारे इतने सांसद हैं इसलिए हमको ज्यादा पैसा मिला, उनके कम है इसलिए उनको कम मिला। लेकिन अभी पंजाब का आ रहा था कि पंजाब में भी बीजेपी को ज्यादा मिला है, आम आदमी पार्टी जो पावर में है उसको कम मिला है।
तो जाहिर है बीजेपी को चंदा के नाम पर जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है वो डाउटफुल है, तो वो उसकी भी इंक्वायरी नहीं करवा रहे हैं। एक खबर थी कि बीजेपी में कोई अनाम सी पार्टी, 3 पार्टियों को जिनका ना कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ना नाम है, ना कुछ है, उनको 4,000 करोड़ रुपए चंदा मिले हैं। मैंने 1-2 करोड़ रुपए के घोटाले भ्रष्टाचार में तो पता नहीं कितने लोग जेल गए, कितने लोगों की नौकरी गई, कितने लोगों का लाइफ खराब हो गया। यहाँ हजार 100 करोड़, 500 करोड़ का तो मामले का तो गिनती नहीं कितने ही है। तो अब वो सब सरकार देख नहीं रही है और सरकार के लिए इशू नहीं है, शायद पब्लिक के लिए भी नहीं है, पब्लिक को भी उसकी चिंता नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन यही है, यही हो रहा है। शुक्रिया सर, आपने अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि लोग सुनेंगे, समझेंगे और जो उनको करना है वो करेंगे। तो आपका शुक्रिया। इसी तरह से हम लोग चर्चा करते रहेंगे, तो स्वतंत्र में ये चर्चाएं जारी रहेंगी। नमस्कार।